नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और स्ट्रैटेजीज पे तो फोकस करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की कि क्या कच्चा तेल यहां से और गिरावट हावी होती हुई दिखाई देगी। फेड की सख्ती का क्या होगा क्रूड पर असर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से वापस $76 के नीचे प्राइसेस आकर कारोबार कर रहे हैं। ऑल्दो भाव अभी भी रेंज में ही है, लेकिन डिमांड की चिंताएं हावी होती हुई दिखाई दी हैं। तो क्या बनती है स्ट्रैटेजी, इस पर करेंगे बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर थोड़ी सी खरीदारी हमने आती हुई देखी है। 74,000 के नजदीक सिल्वर आकर कारोबार कर रहा है। गोल्ड ऑल्दो अभी भी 60,000 के नीचे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या व्यू निकल कर आ रहा है, इस पर फोकस करेंगे। और बात करेंगे ग्वार की, जहां पर हमने एक अच्छी तेजी तो बनते हुए देखी थी, लेकिन अब लगातार थोड़ी सी नरमी बनी हुई है। तो क्या प्राइसेस पर आउटलुक निकल कर आ रहा है, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा, गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे समुन्नति के सीनियर वीपी एन गणेश। आप सभी का स्वागत है इस शो में। शुरुआत कच्चे तेल से ही कर लेते हैं, जहां पर घरेलू बाजार में थोड़ी सी मुनाफ वसूली फिर से दिखाई दी है। 5900 के नीचे प्राइसेस हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में $76 के नीचे ब्रेंट का भाव कारोबार कर रहा है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि डिमांड की चिंताएं फिर से हावी होती हुई दिखाई दी है। वापस से थोड़ा सा स्केप्टिज्म यूएस ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर बनना शुरू हो गया है, लेकिन प्राइसेस अगर देखें ऑल्दो तो रेंज में ही बने हुए हैं। रवि, क्या व्यू है आपका मौजूदा डेवलपमेंट्स के बीच में, कच्चे तेल पर, रेंज पर और स्ट्रैटेजीज पर? जरूर से काफी टाइम से देखें तो एक दायरे का कारोबार क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलर डोमेस्टिक मार्केट में 5800 से लेकर 6100 तक का ट्रेड वहां पे आया है। पर्टिकुलर ओपेक की इवेंट भी यही रेंज में पूरी निकल गए, तो मुझे लग रहा है कि ये ब्रॉडर रेंज ही रहेगी। अगर हम ब्रेंट की बात करें तो वो 72 से 78, तो ब्रॉडर यही रेंज में रहेगा ऐसा लग रहा है। बट WTI का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी 6920 के करीब है और ये काफी सपोर्ट के करीब है। मुझे लग रहा है कि जो इन्वेंटरीज के नंबर थे उसमें भी थोड़ा मिक्स डेटा था और नीचे आने का रीजन है कि जो चाइना है लगातार डिसअपॉइंट कर रहा है। आज भी सुबह जो चाइना के होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आए वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अभी भी चाइना में डिमांड साइड इन्फ्लेशन काफी नीचे है। तो आई थिंक जब तक चाइना की रिकवरी नहीं आती, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल यूसेज सबसे ज्यादा है, तो तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़े सिग्निफिकेंट अपसाइड वहां पे देखने को मिले। ट्रेडिंग वाइज मेरा व्यू थोड़ा काउंटर रहेगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये जो लेवल से डोमेस्टिक मार्केट में 5800 बिलो एंड इंटरनेशनल मार्केट में 74 के नीचे ब्रेंट जाना चाहे। मैं 5800 के करीब कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेना चाहूंगा। अगर ये लेवल मिलता है तो 5720 को स्टॉप लॉस के साथ 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए वहां पे बाय कर ले। मुझे एक शॉर्ट कवरिंग 6000 तक दिख रहा है, तो शायद ये शॉर्ट कवरिंग आपको आज या मंडे के ट्रेड में आता हो दिखे। बट ये करेक्शन के बाद मुझे अट्रैक्टिव लेवल पे क्रूड दिख रहा है, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ऑलराइट, क्लियरली अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। अमित, आपको चार्ट्स पे कैसा नजर आता है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड की जहां तक बात है 70 और 78 इस रेंज में अब यहां पर काफी समय से ये अटकता हुआ दिखा है। जी मनीषा जी, मेरे को लगता है प्राइजेस में निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्राइजेस में कल एक हमने अच्छा ऊपरी स्तरों से एक फॉल देखने को मिला। प्राइजेस लगभग 5714 के आसपास तक टेस्ट हुए। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 5810 एक ऐसा पॉइंट है जून वायदा क्रूड ऑयल के लिए, जहां पे ट्रेडर्स को एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 5710 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के चले। मेरे को लगता है इस 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में प्राइजेस वापस 6000 के आसपास तक देखने को मिलेंगे। ओके, तो रेंज में ही कारोबार और उसी रेंज में स्ट्रैटेजीज आपको हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताए हैं कच्चे तेल पर फिलहाल 5900 के नीचे घरेलू बाजार में कारोबार करते हुए। अच्छा, एक क्विक कमेंट नेचुरल गैस पे भी ले लेते हैं रवि का, उसके बाद बुलियंस की बातचीत करेंगे। यहाँ भी रेंज में ही कारोबार दिख रहा है, कभी 1% ऊपर कभी 1% नीचे, उन्हीं लेवल्स के आसपास नेचुरल गैस भी ट्रेड करते हुए। रवि, आपका व्यू क्या है? आप क्या रेंज देखते हैं और कोई ट्रेड बनता है आपके हिसाब से या छोड़ दें? मेरे हिसाब से ब्रॉडरली ऑप्शन ट्रेड करना है तो वहां पे जाना चाहिए, अदरवाइज कोई ज्यादा बड़े ट्रिगर है नहीं। बट मुझे लग रहा है कि अगर ऑप्शन ट्रेडर है और आप अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है नेचुरल गैस में एक अच्छी स्टेबिलिटी 187 के करीब बन चुके हैं। काफी टाइम से देखे तो ये लेवल अच्छे सपोर्ट के दौर पे काम कर रहा है। थोड़ा बहुत क्रूड के साथ कोरिलेशन है, क्रूड को एक सेंटिमेंट पियर्स के हिसाब से वो देखता है, तो इस हिसाब से प्राइजेस में कल कूल ऑफ था। हालांकि इन्वेंट्री लेवल्स बिल्ड हो रहा है, बट ये जो एक्सपेक्टेशंस है इतने इन्वेंट्री लेवल बिल्ड नहीं हो रहे, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बाइंग का कॉन्ट्रा व्यू लेना चाहिए। बट क्या करे, 200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ये लेवल पे बाय कर ले। स्टॉप लॉस डाउन साइड ₹2 का लगा है। मुझे लग रहा है कि कॉल ऑप्शन में आप आगे 20 पॉइंट तक के लेवल्स दिखने चाहिए, तो डायरेक्ट अप्रोच ना करें। फ्यूचर थोड़ा वोलेटाइल है, बट मुझे लग रहा है कि ऑप्शन एक बेटर ट्रेड हो सकता है।
रवि, सोने चांदी को कैसे देखते हैं, क्योंकि माफ कीजिए अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस फेड की मीटिंग तो है ही, लेकिन यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है। उससे पहले कैसे रह सकता है कारोबार? ये क्वेश्चन मुझे। जी रवि, आप। हाँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा रेंज बाउंड सेशन रहेगा। अगले दो ट्रेडिंग सेशन, आज का ट्रेडिंग सेशन एंड मंडे, कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। हालांकि ट्यूसडे इवनिंग सीपीआई इन्फ्लेशन यूएस के जो कूल होने की एक्सपेक्टेशंस है एंड वेडनेसडे इवनिंग पॉलिसी है, तो मुझे लग रहा है कि टिल ट्यूसडे इवनिंग अभी हमें रेंज में कारोबार करना है। कोई बड़े ट्रिगर नहीं है एंड 60,000 से लेके 59,800 ये एक ब्रॉडर रेंज अभी आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑल ओवर 60,200 से लेके 59,700 की रेंज में ट्रेड करता रहेगा। मुझे लग रहा है कि कोई डिप मिले तो आप वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के दौर पे देख सकते हैं। जो डॉलर में कल जोबलेस क्लेम के बाद जो वीकनेस आई है, उसका शायद इसको एडवांटेज मिले। 59,800 के करीब बाय कर एक छोटा स्टॉप लॉस 59,600 का लगा है। मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड वहां पे 60,200 तक मिल सकते हैं। बड़ी अपसाइड की वहां पे मुझे गुंजाइश कम दिख रहे हैं, बट यस, आई थिंक सेंटिमेंट शायद पॉजिटिव है एंड शायद इवनिंग में एक रिकवरी वहां पे ड्यू है। बट मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे 60,200 से 300 मिले तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ओके अमित, सिल्वर पर आपका व्यू क्या है? प्रिंसिपली ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर देख रहा हूँ सिल्वर का तो काफी पॉजिटिव है। कल निचले स्तरों से इसमें जो रिकवरी आई है लगभग 2000 पॉइंट की, उसने इसको थोड़ा सा और स्ट्रांग बना दिया है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो अगर इवनिंग सेशन तक प्राइजेस में थोड़ा सा डिप मिलता है 73,200 के आसपास तक का, तो वहां पे ट्रेडर्स को एक बाय का ट्रेड लेना चाहिए। मेरे को लगता है प्राइजेस वापस 74,400 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 72,600 रुपए के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके तो ये स्ट्रैटेजीज रही सोने चांदी पर। सिल्वर हालांकि 73,800 यानी 74,000 के नजदीक पहुंच चुका है। बेस मेटल्स की बात करें तो प्राइसेस फर्म है। यूएस डॉलर में हमने डिक्लाइन देखा है, कॉपर में गेन्स देखने को मिले हैं। और अभी अगर मौजूदा लेवल्स देखेंगे अगर हम बेस मेटल पैक के, तो एल्यूमिनियम फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेड फ्लैट है, कॉपर फ्लैट है, तो कोई खास एक्शन है नहीं। थोड़ी बहुत खरीदारी आपको जिंक में देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइसेस जो गेन्स हमने देखे पिछले सेशंस में आते हुए वो होल्ड हो रहे हैं। क्या व्यू आपका कॉपर पर स्पेसिफिकली रवि? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मौजूदा लेवल से? जब से कंपेरेटिव अगर बेस मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉपर काफी कंफर्ट है, जो डॉक्टर कॉपर के नाम से भी लोग जानते हैं। तो आई थिंक वो डॉक्टर कॉपर वो आगे लीड करता रहेगा। आज थोड़ी रिकवरी थी मॉर्निंग से अर्ली ट्रेडिंग सेशन में, बट जैसे चाइना के डेटा है बाद में सारा जो कूल ऑफ है वो देखने को मिला, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल होलसेल इन्फ्लेशन है। सीपीआई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था, मींस के रिटेल वाइज इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इंडस्ट्रियल होलसेल इन्फ्लेशन नीचे है तो ये एक इंडिकेशन सही नहीं है। तो आई थिंक के आगे जाके थोड़ा अभी और होप बनेगी कि चाइना जल्दी से कोई स्टिमुलस मेजर्स लेगा। अभी जितने जल्दी वो मेजर्स ले उतना जल्दी रिकवरी का ट्रेड बनेगा। बट अगर जो फंडामेंटल उसके साथ मिला है तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक अच्छी रिकवरी दिखनी चाहिए। 723 722 के करीब कॉपर में एक बाय ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा है 717 का, अपर साइड 732 तक के लेवल दिखने चाहिए। एंड एल्यूमिनियम में भी मुझे लग रहा है कि काफी स्टेबल ये कमोडिटी रही है। एल्यूमिनियम भी आप बाय कर सकते हैं 202 के करीब। शॉर्ट टर्म के लिए कमोडिटी को बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 210 तक के लेवल में शॉर्ट टर्म एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये दो कमोडिटी एल्यूमिनियम एंड कॉपर दोनों में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। खरीदारी यहाँ पर मेटल्स में लौटती हुई। अमित, आपको क्या लगता है, आपके टॉप पिक्स यहाँ पर क्या हैं इन अ मेटल सेक्टर, स्पेशली उस समय जब यहाँ पर बाजार को लगता है कि चीन की तरफ से स्टिमुलस बहुत जल्दी आ सकता है? दो तरह के स्टिमुलस का इंतजार है। एक तो ये कि हम लिक्विडिटी इंजेक्शन होता हुआ देखेंगे डोमेस्टिक डिमांड सुधारने के लिए और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए, और दूसरा आरआरआर या रेट कट के हिसाब से भी कुछ आ सकता है यहाँ पर। आप किस तरफ क्या वॉच कर रहे हैं? जी मनीषा जी, ओवरऑल हम देख रहे हैं तो मेटल्स, बेस मेटल्स में काफी दिनों से एक करेक्शन का फेज चला आ रहा है। स्लोडाउन चाइना की तरफ से स्लोडाउन के चलते जिंक के प्राइसेस में हमने लगभग 260 265 के लेवल से डाउन साइड देखा और प्राइसेस लगभग 205 के आसपास तक टेस्ट हुए। मेरे को लगता है अगर स्टिमुलस पैकेज आ जाता है तो मेटल्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। आगे की रैली एक अच्छी इसमें देखने को मिलेगी। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो जिंक मेरे को अभी मौजूदा स्तरों से काफी अच्छा दिखाई देता है। 215 के आसपास जून वायदा जिंक को खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। मेरे को लगता है इवनिंग सेशन तक 218 के प्राइसेस इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 213 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। वहीं पे कॉपर्स अगर मैं देखूं तो कॉपर्स भी काफी अच्छा टेक्निकल जो आया था बाउंस अभी निचले स्तरों से
वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 223 के आसपास का भाव है, 223 के सर्विस में खरीदारी करें। 218 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। मुझे लगता है आगे आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में प्राइस जो है 735 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही आपके लिए बेस मेटल्स पर, बुलियंस पर और साथ ही कच्चे तेल पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे अनियन की स्ट्रैटेजीज पर भी रहेगा फोकस, और साथ ही साथ मौसम के मिजाज को भी समझेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। और इस साल में हमने प्याज को लेकर काफी चिंताएं आते हुए देखी हैं, लेकिन समुन्नति ने एफपीओ फेडरेशन के साथ अब यहां पर करार किया है फार्म गेट प्रोक्योरमेंट को लेकर। क्या है इसकी डिटेल्स जानने के लिए चलते हैं समुन्नति के सीनियर वीपी एन गणेश के पास। मिस्टर गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। क्लियरली अनियन को लेकर इस साल की शुरुआत से ही हमने चिंताएं आते हुए देखी हैं। प्राइसेस दोनों तरफ यहां पर गए हैं, लेकिन ज्यादातर विजुअल्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो यही हैं कि किसान अब भी प्याज फेंक रहे हैं, उसको फार्म के लिए नहीं लेके आना चाहते, उनको उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं यहाँ पर मिल रही। तो आपने जो ये अग्रीमेंट या करार किया है, इसका क्या फायदा उन्हें मिलेगा? थैंक यू सो मच। हमको इस फोरम में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। हमने जो महा एफपीओ फेडरेशन जो है, महाराष्ट्र बेस्ड एक फेडरेशन ऑफ एफपीओस है। समुन्नति एग्री इकोसिस्टम एक लीडिंग प्लेयर है और हम बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं। ये जो महा एफपीओ फेडरेशन है वो 25 डिस्ट्रिक्ट्स, महाराष्ट्र के 25 डिस्ट्रिक्ट्स में और 3 लाख फार्मर्स के साथ 10 वैल्यू चेन्स के ऊपर काम करती हैं। और ऑनियन, प्याज के हिसाब से उनका बहुत बड़ा डीलिंग रहा है ऑल दिस इयर्स। जो हमने अभी उनके साथ जो एग्रीमेंट किया है, इनके साथ हमारा 1 साल के साथ ओवर 1 ईयर के साथ हमारा एक पार्टनरशिप नर्चर हुआ है। इनके साथ फर्म बायर्स हैं और इन्होंने इनके पास जो 1000+ एफपीओज हैं, उनमें से उन्होंने सेलेक्ट करके 50 एफपीओज के साथ एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है, ताकि प्याज का सप्लाई वो अभी कर पाए, वो वहां पे अपने गोडाउन्स में, एफपीओ के गोडाउन्स में स्टोर करें। और जब इनके बायर्स का फर्म जब वो पिकअप करने आए, जो प्राइस इंक्रीज मिलेगा वो फार्मर्स के एंटिटीज, जो एग्रीगेटेड एंटिटीज हैं, एफपीओ से उनको जाएगा, जिसके कारण फार्मर्स को बेनिफिट होगा। तो गणेश, जैसे आपने कहा 50 एफपीओज ने फिलहाल यहां पर साइन अप किया है, लेकिन जो डिटेल्स हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे वो ये है कि कितना प्याज फिर आप लोग खरीद पाएंगे और किस रेट पर? अभी देखिए, रेट अभी चल रहा है 8 से 10 रुपए का रेट चल रहा है। प्रोक्योरमेंट अभी जारी है। 5000 मेट्रिक टन का फर्म ऑर्डर है। बट हमारा महा एफपीओ फेडरेशन का दावा है कि उनके पास जो सप्लाई सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। 50 एफपीओ तो फर्स्ट सेट ऑफ सप्लायर्स हैं, बट इनका जो स्कोप है स्केल अप करने का वो सब्सटेंशियली लार्ज है। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर ही बढ़ेंगे। बट हमने ये इनके साथ जो डील किया है वो कि क्विकली वो इसको लिक्विडेट करेंगे और इसको चर्न करेंगे। समुन्नति जो इंस्टीट्यूशन है वो वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशन देती है इन एफपीओस को और सारे सप्लायर्स को। इस जो स्पेशली एग्री कमोडिटीज, स्पेशली प्याज के हिसाब में क्या होता है कि टाइमली क्रेडिट अवेलेबल नहीं रहता है। समुन्नति जो एंटिटी है वो टाइमली, एडिक्वेट एंड क्विक डिसबर्समेंट करती है। इस दो दिन के जो मेले में हमने जो लोन का मेला जो हमने ऑर्गेनाइज किया पुणे में, वहां पे 50 एफपीओ आए, उनका हमने बहुत क्विक अंडरराइटिंग किया, क्विक डॉक्यूमेंटेशन किया और उनको हमने ना कि सैंक्शन दिए, डिसबर्समेंट भी चालू कर दिया। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि एक एफपीओस को अगर टाइमली पैसा मिले तो वो एग्री इकोसिस्टम में बहुत बड़ा भागीदारी बन सकता है और फार्मर्स का जो इनकम है, किसानों का इनकम जो है वो अच्छी तरह से बढ़ सकता है। ओके, तो 2 चीजें यहाँ पर गणेश जी आपसे पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि प्राइसेस बढ़ेंगे और इनफैक्ट हमने देखा भी था कि किसान पहले प्राइसेस अनियन को लेकर काफी परेशान भी थे। सरकार ने बफर स्टॉक बनाने की बात की है, तो कितना प्राइस इंक्रीज यहां से गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है, पहली चीज। और साथ ही साथ चने को लेकर फिर क्या स्थिति रह सकती है, चने पर भी एक व्यू लेना चाहेंगे। जी देखिए, प्राइस का व्यू मैं अभी ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम एटलीस्ट मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो एक्सेस टू फाइनेंस है। तो हम एफपीओस को खरीदने के लिए जो क्रेडिट चाहिए वो हम उनको इमीडिएटली दिलवा रहे हैं।
बट एस्टिमेट जो है कि वो सर्टेनली इंक्रीज होगा और एफपीओस इसमें बेनिफिट होंगे टाइमली परचेज पे। चने का भी यही है कि चने का फर्म ऑर्डर्स हैं हम महा एफपीओ फेडरेशन के पास। अगेन प्राइस डिसीजंस पे मेरा कोई व्यू अभी तक है नहीं, बट हमारा फर्म व्यू है कि इतने सालों में जो ट्रेंड देखा गया है, Maha FPO is playing very safe and very firm, and they will benefit their participating FPOs. Absolutely, Mr. Ganesh, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस बिकॉज अनियन फार्मर्स बहुत बड़ी दिक्कत में रहे हैं। चना यहाँ पर लगातार एमएसपी के नीचे कारोबार करता रहा है और अगर समुन्नति उनको एक वर्किंग कैपिटल और जिस तरह का करार आपने किया है उसका एक डेफिनेट सपोर्ट यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ नजर आएगा। तो अगेन कांग्रेचुलेशंस आपको सीएनबीसी आवाज की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मॉनसून की कर लेते हैं क्योंकि ऑनसेट तो कल हुआ लेकिन वीक हुआ और दूसरी जगह ये हुआ कि यूएस की तरफ से हमने एक मेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आते हुए देखी कि एल निनो का ऑनसेट भी यहाँ पर हो चुका है। जो क्राइटेरियाज यहाँ पर टिक होने चाहिए एल निनो आने के वो सब कल यहाँ पर होते हुए नजर आए। तो दोनों ही तरफ से यहाँ पर कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है क्योंकि जून का महीना यहाँ पर बिलो मानसून रहने की उम्मीद है, बिलो नॉर्मल मानसून रहने की उम्मीद है और जिस तरह से एल निनो की अब यहाँ पर ऑनसेट या आगमन हो चुका है उसकी भी यहाँ पर आगे जाके चिंताएं हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्काईमेट के मिस्टर जीपी शर्मा जुड़े हैं। मिस्टर शर्मा, कैसे देखते हैं आप दोनों ही चीजों के? आपने पहले ही कहा था कि ऑनसेट थंपिंग नहीं है, जून का महीना कमजोर रह सकता है और एल निनो का आगमन का क्या इंपैक्ट यहाँ पर पड़ेगा? जी मनीषा, मानसून जैसे आपने ठीक कहा कमजोर शुरुआत है, कमजोर ही रहेगी अगले कुछ दिन तक। एक सप्ताह लेके चलें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई पिकअप करेगा ज्यादा। कोस्टल स्टेशनों पे बारिश होगी। आज ही के दिन की बात करें तो कल से केरल में बारिश थोड़ी कम हुई है। इसी तरह बारिश जरूर होगी। कोस्टल कर्नाटका की बात करें, कोंकण, गोवा, मुंबई समेत अगले 4-5-6 दिन की बात करें तो बारिश जरूर होगी, कुछ शावर जरूर आएंगे। लेकिन जो मानसून के आने का जैसे एहसास होता है वो उस तरह की बारिश नहीं आएगी, वीक रहेगा। देश के जो भीतरी भाग हैं दक्षिण पेनिनसुला के, दक्षिण भारत के, उसमें भी उसके कमजोर रहने की संभावना जरूर रहेगी। 10 तारीख तक तो आप जानते हैं वो महाराष्ट्र के काफी सारे क्षेत्रों में मानसून नॉर्मली आ जाता है। तो अभी तो ऐसा कोई अनुमान नहीं है और ना ही तेज इसकी कोई गति पकड़ने की संभावना रहेगी। दूसरा रहा एल निनो का सवाल है तो एल निनो का ऐसी ना अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे शुरू में अगर ऐसा हो, फोरकास्ट प्रेडिक्शन हो कि एल निनो आना है तो एल निनो एडवाइजरी होती है। पर जब वो स्थिति बन जाती है, जब पैरामीटर्स क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू पार कर जाते हैं तो उसको एल निनो वॉच शुरू कर देते हैं या एल निनो का अलर्ट साउंड कर देते हैं। इसी तरह जब खत्म होता है तो उसके वक्त भी उसको जब टर्मिनेट करना होता है तो अलग से उसकी एडवाइजरी आती है। तो अभी मतलब एल निनो का जो अलर्ट हैज बीन साउंडेड, उसका साउंड हो गया है कि भाई अब ये सभी के सभी पैरामीटर जो पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में है वो सामान्य से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है, इसलिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आगे जैसे हम बढ़ेंगे मानसून में उसका और स्टीप होने की संभावना रहेगी। पहले जो चांस 70-75 होते थे %, अब तो वो बढ़ के 85-90% के चांस हैं। सामान्य स्थिति से लगभग 3 गुना चांस हैं अभी इस स्टेज पे एल निनो के होने के। तो खतरा तो जरूर बना हुआ है उसका। हमें तो लग रहा है कि मानसून का जैसे ही हमने फोरकास्ट पहले भी बिलो नॉर्मल दिया हुआ है, कहीं और खराब होता दिखे तो ऐसा भी हो सकता है, पर उसका हम बाद में उसकी फोरकास्ट वगैरह अगर हुआ तो बाद में देंगे। पर जून बहुत अच्छा होता दिखता नहीं है, काफी सारी कमी रहने वाली है जून में देश के काफी सारे भागों में। जी शर्मा जी, इनफैक्ट अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें, जब जब भी एल निनो का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्गर साइड पर रहा है, हमने बारिश अनुमान से काफी कम होते हुए देखी है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स जिसकी आप भी जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक जुलाई, अगस्त, सितंबर ये वो पीरियड रहेगा जहां पर एल निनो का इम्पैक्ट बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर सिचुएशन थोड़ी सी चिंताजनक होती है तो फूड ग्रेन प्राइसेस पर या फिर फूड ग्रेन्स पर क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, उससे पहले तो जो अभी खरीफ का सीजन है, सोइंग है, जो किसान है वो दुविधा में रहेगा, संकट में रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस क्रॉप के लिए जाना चाहिए, कब सोइंग करनी चाहिए, ये सब। और उसके चलते देखिए एल निनो का कोई काउंटर अगर करता है तो केवल जो आईओडी जो हम कहते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है, वो स्ट्रांग होने से कुछ उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अभी तो उसकी स्थिति नहीं बन रही। तो ऐसी
ऐसी परिस्थितियों में अल नीनो के तेज होने की संभावना रहेगी। और विशेषकर ये जो फूड ग्रेन की आपने बात की, जो ग्रेन बाउल है, चाहे वो मध्य भारत की बात करें या उत्तर भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत इन क्षेत्रों में अल नीनो का असर बाकी क्षेत्रों से बहुत ज्यादा रहता है। एब्सोल्युटली। इसलिए चिंता का विषय बना रहेगा। बिल्कुल इस सीजन में हालांकि शुरुआती दिन है, थोड़ा देखना पड़ेगा 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के लिए, बट कोई जो परिस्थिति बन रही है वो अनुकूल नहीं है और काफी चिंता का विषय बना हुआ है। अल नीनो बढ़ेगा, स्ट्रॉन्गर होगा और उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। जी ऑलराइट शर्मा जी, वो क्लियरली अच्छी न्यूज यहाँ पर नहीं है क्योंकि बाजार की सारी नजर यहाँ पर मॉनसून को लेकर थी और हमने देखा है वीक मॉनसून, एल निनो की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर। रवि, जिस तरह की चिंता है, जैसे मिस्टर शर्मा ने भी कहा, कैसे देखते हैं आप ये कंसर्न और कौन सी वो एक फसल रह सकती है जिस पर ज्यादा आपकी तवज्जो रहेगी? जरूर से मैंने अभी आगे जब बात हुई थी तब मैंने बोला था कि इनपुट ही सही नहीं है, मीन्स की इस टाइम गर्मी भी कम पड़ी थी तो आउटपुट सही नहीं आएगा। मॉनसून इज द आउटपुट ऑफ समर। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे वैसे अल नीनो की प्रिडिक्शन वाली जो कल यूएस की रिपोर्ट है थोड़ी सीरियस है, तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली जो सोइंग पर इफेक्ट होगा वो सोयाबीन, पेडी, शुगर केन एंड हल्दी, ये 4 कमोडिटीज है जिसमें शायद इनिशियली सोइंग है वो डिले होता हुआ दिखेगा। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे सोयाबीन पे फोकस करना चाहिए। वैसे भी एडिबल ऑयल प्राइसेस लोअर लेवल पे स्टेबल हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी में और 100 से 200 पॉइंट की एक बढ़त आपको ये न्यूज पे आते हुए दिखेगी। और सेकंड होगा शुगर प्राइसेस। मुझे इंटरनेशनल जिस हिसाब से प्राइसेस चल रहे हैं, डोमेस्टिक प्राइसेस में गवर्नमेंट के कंट्रोल के हिसाब से इतना ज्यादा नहीं बढ़े, बट आगे मैं ऐसा मानता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में 28 तक के प्राइसेस की उम्मीद करनी चाहिए। तो ये 2 कमोडिटी है जिसमें थोड़ा 8 मंथ्स के सप्लाई वाइज या सोइंग वाइज हो सकता है, जिसका प्राइस में इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो एडिबल ऑयल्स और शुगर यहाँ पर प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगर मौसम का मिजाज बिगड़ा। तो शुगर के प्राइसेस ऑलरेडी हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में खास तौर से बढ़ते हुए देखे भी हैं। शुक्रिया आपका रवि और अमित आने के लिए, स्ट्रैटेजीज बताने के लिए, थैंक यू सो मच। ब्रेक का वक्त हो गया है, मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।